गुड मॉर्निंग आप सबको। आज है संडे। कल रात में हम लोग दोस्तों के साथ थोड़ा सा घूम फिर के आए थे। आई गेस वो आपको मेरे पिछले वाले व्लॉग्स में दिख जाएगा। आज मैं सोच रहा था, मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि आप हाउस टूर वीडियो बनाइए। मैं सोच रहा था आज के दिन मैं हाउस टूर वीडियो कैप्चर कर सकता हूँ। जापान में जो भी नए लोग आ रहे हैं उनके लिए आई गेस फर्स्ट क्वेश्चन यही रहता है कि वो कहाँ रुकें। वो अपने लिए प्राइवेट अपार्टमेंट्स देखें, शेयर हाउसेस देखें, या फिर कुछ अदर जो एजेंसीज़ होती हैं जैसे यूआरस होते हैं वो लें। मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं या जो फैमिलीज़ हैं वो लोग इंडियन जो ट्रैवल कर रहे होते हैं वो लोग मेजरली शेयर हाउसेस और यूआरस की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा इंक्लाइंड रहते हैं। बट मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने जो फर्स्ट टाइम आया था तो मैंने स्टार्टिंग में एक प्राइवेट अपार्टमेंट्स में रहा था। देन मैंने 2 प्राइवेट अपार्टमेंट्स स्विच करे एंड अब मैं यूआर में रहता हूँ, मैं और मेरी वाइफ। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो के थ्रू शेयर करना चाहूँगा कि प्राइवेट्स और यूआरस में कितना डिफरेंस है एंड क्या बेनिफिट्स थे जिस रीजंस की वजह से मैंने यूआर में स्विच किया। प्लस शेयर हाउसेस के भी मैंने आपको एक इसके पहले वाले व्लॉग में बताया था कि उनके रेंट्स में और उनकी फैसिलिटीज़ में क्या डिफरेंस है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको तीनों चीज़ों में कंपैरिजन बता दूंगा सो दैट आप अपना डिसीज़न अपने हिसाब से ले पाएँ। जापान में घर लेने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि आपका जो घर है स्टेशन से कितना दूर है एंड आपके घर के आसपास कोई कॉम्बिनी लाइक 7-Eleven या कोई फैमिली मार्ट वगैरह है या नहीं। और तीसरी चीज़ कि आपके घर के आसपास कोई सुपरमार्केट है या नहीं, बिकॉज़ ये सब चीज़ें मेनली आपके डे टू डे लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। बाई एनी चांस आपके घर के पास मेट्रो स्टेशन नहीं है तो आप प्रेफर करिएगा कि आपके घर के पास कोई बस स्टॉप ज़रूर हो जिससे आप ट्रैवल कर पाएँ। जापान में यहाँ पे हर घर के पास अपनी एक आगे थोड़ी सी जगह होती है जहाँ पे यूजली लोग अपनी गाड़ी पार्क करते हैं। जिनके यहाँ पे पार्किंग स्पेसेस नहीं होते वो लोग अपनी कार्स जैसे यहाँ पे कॉमन पार्किंग्स होती हैं वहाँ पे पार्क करते हैं। एंड यहाँ पे इनके प्राइसिंग लिखे होते हैं कि 24 आवर्स का 1100 येन है, और अगर आप रात के 8 से सुबह 8 बजे तक करते हो तो उसके समथिंग 400 येन है। देन अगर आप हाफ एन आवर के लिए पार्क करते हो सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक तो हर हाफ एन आवर पे आपको 200 येन पे करना है। और सिमिलरली अगर आपके रात के 8 से सुबह के 8 तक आप करते हो तो 1 घंटे का 100 येन लगता है यहाँ पे। यहाँ पे पार्किंग काफ़ी महंगी है। एंड जैसे हम प्राइवेट अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो वहाँ पे भी आपको अपने रेंट के अलोंग आपको और एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है पार्किंग्स के लिए। बट अगर मैं अपने यूआर का एग्जांपल लूँ हमारे को अगर पार्किंग लेनी है तो हमें अराउंड 20,000 येन एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है कार पार्किंग के लिए ही जस्ट। यहाँ पे जापान में अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे ये जो है ये डिटैच हाउसेस हैं जो आपका कंप्लीट घर है ज़मीन से ऊपर तक। देन आते हैं कुछ अपार्टमेंट्स। जैसे ये एक अपार्टमेंट है जहाँ पे मल्टीपल घर हैं। देन कुछ मैंशंस भी होते हैं, वो भी सिमिलर टू अपार्टमेंट्स ही होते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। जापान में अगर आपको घर सर्च करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे नहीं देख सकते, आपको वाया एजेंट के थ्रू ही जाना पड़ेगा। एंड आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो नॉन जापानीज़ स्पीकर्स हैं उनके लिए ये रहती है कि एजेंसीज़ में मोस्टली लोगों को जापानीज़ लोगों को इंग्लिश नहीं आती।
आई वुड रिकमेंड कि आप किसी अपने नोन में या जिनके थ्रू आप जापान आ रहे हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि आपके लिए वो या तो कोई जापानीज़ स्पीकर अरेंज कर दें अगर आपको जापानीज़ नहीं आती, या फिर आपको आपके कोई नोन फ्रेंड हो जिनको आप बोल के हेल्प ले सकें, आप उनके साथ जाएं, अपनी रिक्वायरमेंट्स एक्सप्लेन करें एजेंट को, एंड वो उस हिसाब से आपको आपके घर सजेस्ट करते हैं। सो जापान में यहाँ पे हर घर के बाहर एक इंटरकॉम दिया होता है, जिससे आप अंदर से देख के मतलब देख सकते हैं कि बाहर कौन है, और आप यहाँ से बात भी कर सकते हैं। जापान हाउसेस में ये एरिया जो होता है पर्टिकुलरली, यहाँ पे आप अपने शूज़ स्लीपर्स वगैरह सब यहीं पे रखते हैं। और यहाँ पे मैंने अपने सारे शूज़ जितने भी हैं मेरे पास, मैंने काफ़ी सारे यहाँ पे रखे हुए हैं अपने, एंड कुछ स्वाति के भी हैं। सो आप यहाँ से अंदर बाहर वाले शूज़ और स्लीपर्स अंदर नहीं पहन सकते। सो हमने यहाँ पे अपनी घर की चप्पलें रखी हुई हैं। ये एरिया पूरा लिविंग रूम आता है हमारा, एंड लिविंग रूम में हमने यहाँ पे सारा फर्नीचर खुद से ही लेना पड़ता है, क्योंकि मोस्टली जापान हाउसेस में जो प्राइवेट होते हैं या यूआर्स होते हैं, वहाँ पे आपको फर्नीचर वगैरह कुछ नहीं मिलता, वेराज शेयर हाउसेस में आपको सारी यूटिलिटी, सारा फर्नीचर, सब कुछ मिल जाता है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे इस रूम में ये एसी हमें एजेंसी से ही लगा हुआ मिला, हमने यहाँ पे नहीं लगवाई थी ये वाली। एंड यहाँ पे हमने ये पूरा टीवी यूनिट पूरा सब कुछ खुद से ही बनाया। एंड ये जो यूनिट है यहाँ पे मोस्टली जब हम पुराने घर में रहते थे एंड हम यहाँ पे मूव हुए, तो हमारे लिए एक सबसे बड़ी लर्निंग ये थी कि हम ऐसी चीज़ें लें जो कि हम असेंबल कर सकें बाद में दोबारा से डिसअसेंबल करके, एंड उनको मूव करना थोड़ा ईजी रहता है। तो हमने ये सारा कुछ जो भी है ये सब कुछ कोलैप्सिबल है एंड दोबारा से रिबिल्डेबल है। तो ये हमने अभी रिसेंटली लिया। हमने सोफ़ा वगैरह, टेबल्स वगैरह, ये चेयर्स वगैरह सब कुछ अभी रिसेंटली लिया था, बिकॉज कभी गेस्ट आते हैं तो उनके लिए सिटिंग के लिए यहाँ पे एरिया प्रॉपर बनना। सो ये हमने एक यूनिट लिया था, ये भी सेल्फ असेंबल है पूरा। तो हमने यहाँ पे जितने भी टॉयज जीते थे एंड जो कुछ गिफ्ट्स आए थे हमारे पास, तो हमने सारे के सारे यहाँ पे लगा रखे हैं। प्लस हमने हमारे पेरेंट्स अभी इंडिया से आए थे, तो हमने उनकी फ़ोटोग्राफ्स भी यहाँ पे लगा रखी हैं। हमने एक छोटा सा मंदिर बना रखा है, लाइक सुबह हम यहाँ पे थोड़ा सा पूजा कर लेते हैं। देन यहाँ पे ये हमारे मेन वार्डरोब कह सकते हो आप। सिंस स्वाति और मैं दोनों वर्किंग हैं, तो हमारे लिए एक सबसे बड़ी जो हेल्पफुल चीज़ है हमारा टॉमी हमारा ये वैक्यूम रोबोट है, जो कि क्लीनिंग एंड मोपिंग दोनों करता है, और झाड़ू पोछा ये सारा कुछ हमारे लिए पूरा घर क्लीन कर देता है। हम यूजुअली ऑफिस से आने से पहले इसको ऑन कर देते हैं एंड फ़ोन से ही हम इसको स्टार्ट कर देते हैं, ताकि वो पूरा घर हमारे आने से पहले ही क्लीन कर देता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ के वॉशरूम्स, ये हमारा थोड़ा सा एडवांस्ड वॉशरूम है। यहाँ पे लाइक इधर वॉशलेट्स लगे होते हैं वॉश करने के लिए, एंड ये हमने थोड़ा बहुत बेसिक नेसेसिटीज़ यहाँ पे रखी हुई हैं, टॉयलेट पेपर्स वगैरह। एंड जापान में मोस्ट कुछ घरों में ऐसे एक बटन आपको ज़रूर दिखेगा। ये बेसिकली दिया जाता है कुछ जैसे ओल्ड लोग अकेले रहते हैं घर में, तो बाई चांस उनको कुछ हेल्थ इशू हुआ तो दे कैन जस्ट प्रेस दिस बटन, एंड उसी वक्त एक SOS कॉल जाती है पुलिस को, एंड पुलिस आपको उसी टाइम पे एक्नॉलेज करके आपको हेल्प कर सकती है। सो अब हम दिखाते हैं आपको हमारा बेडरूम। सो इनिशियल में यहाँ पे एक स्टोर रूम है यहाँ पे हमारा। पहले ये वॉकिंग क्लोजेट होता था, बट हमें इसका जैसे हमारा सारे लगेज, बैग्स, गद्दे वगैरह हमने सब कुछ यहाँ पे ही रखा हुआ है। सो हमने हमारे पास बेड ऑलरेडी फ्रेम पड़ा हुआ है, बट हमने सोचा इस घर में कि हम इसको थोड़ा सा जापानीज स्टाइल में यूज़ करते हैं, कि बेड्स नॉर्मली नीचे ही रहते हैं। तो हमने सोचा कि इस बार बेड नहीं बनाएंगे, हम नीचे ही रखेंगे बेड सोने के लिए। तो हमने अभी ऐसे ही रखा हुआ है यहाँ पे। देन ये मेरा छोटा सा वर्क स्टेशन है, जहाँ पे लाइक मैं ऑफिस वगैरह के काम या एडिटिंग्स वगैरह, ब्लॉग एडिटिंग्स वगैरह सब कुछ इधर ही करता हूँ। सो ये हमारी बालकनी है। यहाँ पे आपको नॉर्मली स्टैंड्स मिलेंगे ऐसे इस तरह के, ये एडजस्टेबल होते हैं, आप ऊपर नीचे अपने हिसाब से एडजस्ट करा सकते हो। ये रॉड्स आपको यहाँ पे नहीं मिलती इनिशियल में,
ये हमने खुद खरीदी है यहाँ पे आके, ये क्लिप्स वगैरह भी। तो ये सब चीज़ें इनिशियल में आपको इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी। सो ये है हमारा लेबॉर्ट्री एरिया। ये वॉश बेसिन सिंक वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉपर, एंड कुछ यूनिट्स दे रखे हैं जहाँ पे हम अपना सामान वगैरह रख लेते हैं। एंड हाँ, यहाँ पे भी एक इन्होंने प्रॉपर एक अलमीरा दे रखी है जहाँ पे आप अपनी ग्रॉसरीज या फिर जो भी यूटिलिटीज़ हैं आपकी डे टू डे, वो आप सब इसके अंदर रख सकते हैं। देन यहाँ पे हमने एक वॉशिंग मशीन रखी हुई है फॉर वॉशिंग आवर क्लोथ्स। देन यहाँ पे हमारा है बाथरूम, बेदिंग एरिया, और यहाँ पे इधर बाथरूम में हमारे मोस्टली जापानीज़ हाउसेस में बाथ टब्स होते हैं। एंड ये वाला बाथ टब थोड़ा सा एडवांस्ड है क्योंकि इसमें आप पानी भर के गर्म भी रख सकते हैं। जैसे आपको शाम में नहाना है गर्म पानी से, तो आपने सुबह भर के रख दिया, वो शाम तक गर्म रहेगा इसमें। एंड यहाँ पे भी वो सेम बटन जो टॉयलेट में था वो यहाँ पे भी दिया गया है, ताकि कोई भी हेल्थ इमरजेंसीज के चक्कर में आप वो बटन प्रेस करेंगे, आपको वहाँ पे हेल्प मिल जाएगी। देन यहाँ पे वाटर हीटर के लिए जो थ्रू आउट घर में जितने भी टैप्स हैं, वहाँ पे आप गर्म पानी करने के लिए आप यहाँ से एक वाटर हीटर दे रखा है इन्होंने। आप बस सेलेक्ट करिए, ऑन करिए, एंड आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो टेम्परेचर भी, और कितना आपको गर्म पानी करना है, कितनी क्वांटिटी आपको इसमें पानी भरना है, वो भी आप यहाँ से ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मोस्टली जापानीज होम्स में वॉशिंग एरियाज के पास में ही किचन्स होती हैं, बिकॉज यहाँ पे मदर्स जो हैं यूजली जो घर पे काम करते हैं, उनके लिए ये होता है कि वो कुकिंग के साथ साथ ही वॉशिंग भी कर लेते हैं कपड़ों के। तो ये हमारी किचन एरिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक गैस यहीं पे ही खरीदी। द थिंग वाज कुछ जापानीज हाउसेस में ये गैस बनी भी आती है, बट इधर नहीं थी, तो हमने यहाँ पे खरीदी थी। यहाँ पे जापानीज गैस लेनी पड़ी यहाँ पे हमें। तो और एक यहाँ पे मैंने ये फ्रेम लिया है, लाइक पानी जैसे आप बर्तन धोते हैं तो पानी निकालने के लिए, बिकॉज यहाँ पे आपको ये फ्रेम नहीं मिलता, ये एक्सटर्नली मैंने लगाया है। देन यहाँ पे हमारे कुछ अप्लाइंसेस हैं, जैसे एक ओवन रखा हुआ है हमने, एक राइस कुकर है जो कि बहुत कॉमन है जापानीज हाउस में, एंड एक वाटर हीटर है, एंड बेसिक चीज़ें हमने रखी हुई हैं यहाँ पे। देन जापान में जैसे मैंने आपको इनिशियल में बताया था कि आप कोई भी कूड़ा किसी भी दिन नहीं फेंक सकते। आपको हर कूड़े का आपका एक टेबल होता है, मतलब कैलेंडर होता है, आपको उस हिसाब से ही फेंकना है। तो ये हमारे जैसे प्लास्टिक्स और बॉटल्स का कूड़ा है। देन ये हमारा नॉन बर्नेबल्स हैं जिसमें हम सिर्फ प्लास्टिक्स फेंकते हैं। देन ये हमने यहाँ पे एक अपना फ्रिज रखा हुआ है जिसपे कुछ मैग्नेट्स हैं, लाइक जहाँ जहाँ हम गए हैं, जैसे हांगकांग गए थे, कुछ क्योतो के हैं, कुछ हाकोने का है, एंड कुछ इंडिया के भी हैं जहाँ से अभी स्वाति गई थी तो वो लेके आई थी। एंड यहाँ पे आपको चिमनी मिल जाएगी, इसमें लाइट भी है, एंड ये आप पावर एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। देन यहाँ से हमारा लिविंग रूम अटैच्ड है। सो ऐसा सा कुछ था हमारा जापानीज होम। एंड अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने प्राइवेट अपार्टमेंट से हम यूआर्स में क्यों आए। सबसे बड़ा रीज़न हमारे लिए ये था कि जो प्राइवेट अपार्टमेंट्स होते हैं, आपका हर 1 साल या 2 साल के बाद उसका आपका रेंट रिन्यू होता है। बट यूआर्स में एडवांटेज क्या है कि आपका जो इनिशियल में रेंट आप जिस पे आप परचेज करते हैं या आप रेंट करते हैं घर को, वो आपका थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहता है, आप कितने भी साल यहाँ पे रह सकते हैं। तो एक चीज़ ये थी। दूसरी चीज़ क्या थी कि हमने दोबारा से प्राइवेट अपार्टमेंट क्यों नहीं लिया, उसका रीज़न ये था कि जब आप एक प्राइवेट अपार्टमेंट लेते हैं तो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में काफ़ी बड़ा डिपॉजिट देना पड़ता है। एंड जब मैंने पुराना अपना घर लिया था, जो प्राइवेट अपार्टमेंट था, वो उसके लिए हमें इनिशियल में अराउंड 4 लाख येन एक्स्ट्रा मुझे पे करना पड़ा था, विच वॉज अपार्ट फ्रॉम द रेंट जो मुझे पे करना है इनिशियल में। उस डिपॉजिट में लाइक आपका डिपॉजिट की डिपॉजिट होता है, इंश्योरेंस होता है, फायर इंश्योरेंस होता है, देन आपका गारंटी फी होती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं एंड काफ़ी सारा लाइक आपको पे करना पड़ता है उसके लिए इनिशियल में आपको प्राइवेट अपार्टमेंट लेने के लिए। तो यूआर्स में क्या बेनिफिट है कि आपको जस्ट 2 मंथ्स का रेंट इनिशियल में पे करना है, जिसमें 1 मंथ आपका एक एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट रहता है।
एंड यू विल गेट इट जब आप लाइक यूआर से मूव आउट करते हैं तो आपका वो पैसे वापस आ जाते हैं। एंड बेसिकली आपको यहाँ पे कुछ यूआर्स में आपको फर्स्ट मंथ रेंट फ्री भी मिल जाता है, तो वो एक बेनिफिट था। प्लस अगर आप जापान में प्राइवेट अपार्टमेंट्स लेने का सोचते हैं तो आपको सारा का सारा फर्नीचर A to Z आपको खुद से ही खरीदना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे पर्टिकुलरली जो मेरे सोफ़ा टेबल्स एंड कुछ माइक्रोवेव वगैरह जो चीज़ें थी वो मैंने सेकेंड हैंड ली थी। एंड यहाँ पे जापान में यूजली सेकेंड हैंड चीज़ें भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी एंड काफ़ी अच्छी कंडीशंस में होती हैं, एंड वो तभी सेल करते हैं अगर वो लाइक यूजेबल हो। तो सिमिलरली मेरा फ्रिज भी मेरा सेकेंड हैंड है। बाकी सब चीज़ें मैंने ऑलमोस्ट सब चीज़ें नई ली हैं यहाँ पे आके। बेड, जैसे मेरा बेड है, टेबल है, पीसी है मेरा, एंड टीवी है, ये सब चीज़ें मैंने नई परचेज करी थी। सो अगर आप इनिशियल कॉस्ट लगाएंगे, अगर आप लेट्स से प्राइवेट ले रहे हैं या यूआर ले रहे हैं, तो आप मान के चलिए आपका जो टोटल फर्नीचर है, अगर मैं बेसिक फर्नीचर की बात करूं, वो अराउंड अगर आप सेकेंड हैंड शॉप्स में जाते हैं तो आपको अराउंड 80 to 1 लाख के बीच में आपका सारा सेकेंड हैंड फर्नीचर आ जाता है। बट अगर आप नए फर्नीचर की तरफ जा रहे हैं तो वो थोड़ा सा कॉस्ट इवेंचुअली इंक्रीज हो जाएगा। सो आई वुड सजेस्ट कि आप सेकेंड हैंड इनिशियल में ले सकते हैं जो नए लोग आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ की सेकेंड हैंड कंडीशंस काफ़ी अच्छी होती हैं एंड आप आराम से 2-3 साल उसको यूज़ कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। सो ये चीज़ थी एक। एंड देन अगर मैं आपको रेंट का बताऊं, सो अभी जिस करंट अपार्टमेंट में हम रह रहे हैं ये 1 LDK प्लस स्टोरेज है। सो जैसे इंडिया में BHKs होते हैं, यहाँ पे जापान में LDKs या फिर DKs ऐसे अपार्टमेंट्स होते हैं। ये घर हमें अराउंड इसका जो रेंट पड़ता है दैट इज़ अराउंड 120,000, लाइक 1,20,000 येन, जिसमें सिर्फ रेंट है। और अगर मैं यूटिलिटीज़ वगैरह सब कुछ इंक्लूड करूं, लाइक मेरे इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर बिल्स एंड वाईफाई कॉस्ट, फ़ोन की कॉस्ट, तो वो सब कुछ मिला के भी अराउंड मुझे 25,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो मुझे ये घर इन टोटल अराउंड पर मंथ अराउंड 140-145 के येन के बीच में अराउंड पड़ता है। सो अगर आप एक स्टूडेंट हैं एंड आप चाह रहे हैं कि इनिशियल में आके आपको सेटल होना है, तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप इनिशियल में आके शेयर हाउसेस ट्राई करें, क्योंकि शेयर हाउसेस में रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको कोई फर्नीचर्स नहीं लेने पड़ेंगे इनिशियल में। आपको सिर्फ मोस्टली शेयर हाउसेस में आपको सिर्फ बेड लेना पड़ता है एंड आपको बाकी सब चीज़ें मिल जाती हैं, एंड उनका रेंट भी काफ़ी मिनिमल रहता है इन कंपैरिजन टू जो अपार्टमेंट्स हैं, प्राइवेट अपार्टमेंट्स और जो यूआर्स हैं। सिंस हमारा ये यूआर अभी न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, इसलिए इसकी कॉस्ट थोड़ी सी हाई है, बट जो कुछ और यूआर्स अवेलेबल हैं उनकी कॉस्ट अराउंड 80 to 90 के येन में भी मिल जाते हैं। आई होप इस वीडियो में मैंने आपको चीज़ें बाइफर्केट करके थोड़ी थोड़ी बता दी हैं, और अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं ज़रूर इसके लिए और डिटेल्ड वीडियो ऐड कर सकता हूँ कि आप जापान में कैसे घर ले सकते हैं, किन एजेंसी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड आपको क्या क्या आपको पेपर वर्क कराना पड़ेगा बिफोर एंड आफ्टर मूविंग आउट एंड मूविंग इन टू योर न्यू हाउस। सो ये सब चीज़ों को लेके मैं एक और डिटेल्ड वीडियो डाल सकता हूँ। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं ज़रूर उस चीज़ के बारे में भी ऐड करूँगा। सो आई थिंक इतना ही आज के लिए। सो ये हमारा था आज का जापानीज हाउस टूर। सो आई होप आपको पसंद आया हो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में।